हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है क्लियरली सभी को? वॉइस आ रही है क्लियरली? यस और नो? वॉइस आ रही है क्लियरली? वॉइस क्लियरली आ रही है सभी को? चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और कल जहां तक हम लोग पढ़ लिए थे उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल जहां तक पढ़ लिया था हमने, वो टॉपिक था हमारा कवर का। कवर क्या होता है, कहां पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उसके बारे में बात किया था हमने। क्लियर है? और आपके पास पर एक्सपोजर कंडीशंस कुछ मैंने डिस्कस किया था, उनके एग्जाम्पल रह गए थे डिस्कस करने के लिए। कवर की वैल्यू क्या क्या होती है ना? कवर की वैल्यू क्या क्या होती है आपके पास पर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम में, वो भी बता दिया था। स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग में क्या होता है आपके पास पर कवर की वैल्यूज, वो भी बता दिया था। तो कल हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था लास्ट में, आप लोग को याद होगा तो कल लास्ट में हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था। चार्ट ओपन करता हूं। हाँ जी, ये कुछ ऐसा चार्ट था। अब इसका, यार इसका तो, ये तो वाइट में आपको और विजिबल नहीं होगा। नाइट मोड अभी दिख रहा होगा। ये कल अपन ने एक चार्ट देखा था, इसके अंदर डेटा दिखे थे। ठीक है, मैंने एक स्टार बनवाया था 20 mm के ऊपर पर, है ना? 20 mm के ऊपर पर स्टार बनाया था। और एक स्टार और बनाना है, किसके ऊपर पर बनाना है अपने को? 40 mm के ऊपर पर। और इसके नीचे लिखना है कि इनका मतलब क्या है। वाई वी आर पुटिंग स्पेशल कंडीशन फॉर स्लैब एंड कॉलम, एंड व्हाट आर दीज, क्यों रख रहे हैं और क्या है वो कंडीशन, उन दोनों चीजों को देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी पार्ट से आगे बढ़ते हैं, कल के इसी पार्ट से हम। चलिए, सो वहां पर जो हमने स्टार लगा रखा था उसका क्या मतलब था? जो पहला स्टार था, जो पहला स्टार था जो 20 mm के ऊपर लगा हुआ था स्लैब में, उसके लिए IS 456-2000 क्या बोलता है? इफ द थिकनेस ऑफ स्लैब, the thickness of slab is less than 200 mm and dia of main bar is less than 12 mm, then cover can be, cover means clear cover, can be 15 mm। ध्यान से देखिए क्या पॉइंट लिखा है। पॉइंट लिखा है, यदि स्लैब है आपका
स्लैब है ये, इस स्लैब के जो बार है, यदि उन बार की डाया किससे कम है, 12 mm से कम है, यदि इन बार की डाया 12 mm से कम है और इस स्लैब की थिकनेस इज लेस देन 200 mm, if it is less than equal to, you can also say, यदि less than equal to 200 mm है और ये जो डाया है, ये जो बार है, इनकी डाया जो बार है that is less than equal to 12 mm, तब आपके केस में आप कवर को कितना कर सकते हैं, 15 mm। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से ये आपके पास पर हो जाता है पॉइंट। क्यों? क्योंकि मैंने जो लिखवाया आपको 20, आप बुक्स में देखते हैं तो भी 20 देखने को मिलेगा, कुछ कुछ बुक्स में लिख देता डायरेक्टली 15, कहां से लिख दिया कोई पता नहीं है। तो याद रखें कि वो कहां से चूज कर रहा है 15 mm का कवर, क्योंकि उसकी थिकनेस स्लैब की, क्योंकि जनरली जब हम स्लैब बनाते हैं तो स्लैब की थिकनेस रहती है 100 mm, 125, 150 mm, 175 mm, बहुत ज्यादा हो गए तो 175 mm। तो हम जनरली स्लैब बनाते हैं 200 mm से कम का, और बार जो है उसकी डाया चूज करना तो हमारे हाथ में, हम चाहे 8 mm का यूज करें, चाहे 10 mm का, चाहे 12 mm का। स्लैब में मिनिमम डाया का कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन मैक्सिमम डाया का क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम डाया जो होती है वो टोटल डेप्थ ऑफ द स्लैब से 8 टाइम्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो स्लैब की आपके पास पर थिकनेस है 200 mm, यदि पूरी थिकनेस है 200 mm, तो इसको डिवाइड किया 8 से, जो आया उससे ज्यादा आपका मेन बार हो ही नहीं सकता। तो मेन बार की डाया को लिमिट करता है ये, लेकिन मिनिमम बार की डाया को लिमिट नहीं करता। मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 8 mm भी हो सकता है। तो यदि हमने चूज ही कर लिया है कि भाई कुछ भी हो सकता है डाया, यदि मैं हमेशा 10 mm 12 mm ही लूंगा, 10 mm 12 mm ही लूंगा, और स्लैब की थिकनेस मेरे पास पर इन जनरल ज्यादा नहीं आ रही है कैलकुलेशन में, ऑलमोस्ट मतलब 100 में से 99 केसेस में आपके पास पर 200 से ज्यादा नहीं आएगी स्लैब की थिकनेस, तो इसीलिए प्रैक्टिकली ऑलवेज 15 mm ही लिया जाता है। प्रैक्टिकली ऑलवेज 15 mm का कवर ही लिया जाता है। क्लियर है बात? याद रहेगी सभी को? हाँ जी, याद रहेगी सभी को? देखिए एंड लिखा है ना, एंड एंड, और नहीं लिखा है, दोनों में से कुछ एक नहीं, दोनों के दोनों वैलिड होनी चाहिए, कोई एक के वैलिड होने से काम नहीं चलेगा। क्लियर है बात? इसलिए मैं दोनों चीजें यहां पर बताया। समझ आया? चलिए अब दूसरा बता रहा हूं। दूसरा किसके ऊपर आप लोगों ने नहीं बनाया होगा, सभी लोग डेली स्क्रीनशॉट लेते हैं तो इकट्ठा मत कर लेना उसको, नहीं तो असाइनमेंट करने जितना मेहनत करना पड़ेगा, डेली आप उसको लिखे आपके कॉपी में। क्लियर है बात? जैसा भी आप लोग नोट्स बना रहे पर डेली ऑन द डेली बेसिस पर आप लोग उसको आप मेंटेन करें। अब वहां पर हमने लिखा है 40 mm, 40 mm भी लिखा है ना भाई। अब 40 mm जो लिखा है किस में लिखा है, अपन ने कॉलम में लिखा है जो 40 mm माइल्ड मॉडरेट में, उसके ऊपर डबल स्टार लगाइए। डबल स्टार क्यों? अरे पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन वो है, वो भी स्पेशल कंडीशन है। ओके, वो भी स्पेशल कंडीशन है। चलिए तो दूसरी कंडीशन बता रहा हूं मैं। कौन सी वाली? कॉलम वाली। If the width of column is less than 200 mm and diameter of main bar is less than 12 mm, the cover can be reduced by the cover can be reduced, the cover can be
रिड्यूस नहीं कर रहा, द कवर कैन बी 25 mm। कहने का मतलब है यदि कॉलम आपके पास पर है और कॉलम यदि किससे कम हो जाता है आपका, कॉलम यदि आपके पास पर 200 mm से कम यदि उसकी विड्थ हो जाती है ना, एक कॉलम है आपके पास पर, कोई भी एक विड्थ भी चलेगी कम, ओके ये कॉलम है, इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ है, इसे मैं डिनोट कर दे रहा हूं कैपिटल डी, इसे स्मॉल डी। दोनों में से कोई भी एक भी, दोनों में से डी और बी, दोनों में से कोई एक भी लेस देन इक्वल टू 200 mm और साथ ही साथ एंड डाया ऑफ मेन बार लेस देन इक्वल टू 12 mm, ऐसी यदि कंडीशन होती है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर कवर को कितना कर सकते हैं, 25 mm कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं कवर को, 25 mm। ओके, इतना ध्यान रखना है। लेकिन मैं आप लोग को कहूं यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसलिए बात करता हूं। लेकिन उससे भी पहले आप लोग को एक चीज पता है कि जो एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं वो एग्जाम ना ज्यादातर क्या पूछता है आपसे, ये आपको पता रहना चाहिए। क्या पूछता है भाई, ज्यादातर कंडीशंस पूछता है, कोडल प्रोविजंस पूछता है, ऐसी चीजें पूछता है जो हमने कई बार देखे भी नहीं है ना। तो मैं जिन सब पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, हो सकता है सभी ने देख रखा और हो सकता है कि कुछ लोगों ने नहीं देख रखा। तो जितने भी ये पॉइंट्स बताता हूं मैं, इनको बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। जब मैं एनालिसिस करवाऊंगा, डिजाइन कराऊंगा, उसको तो बहुत अच्छे से देखना ही है, क्योंकि जितने स्टूडेंट का प्री निकला और जितने का मेंस का भी प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाला है, उनको पता होगा कि मेंस में उनके बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आरसीसी से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 40-50 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास पर, वो क्वेश्चन क्लास जो अपनी प्री की क्लास है उसी के बेसिस पर हो सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप लोग को ध्यान रखना है, प्री एंड मेंस जो होता है आरसीसी का बहुत ही ज्यादा अलग होता है, बहुत ज्यादा अलग। क्यों, क्योंकि मेंस में जिस तरह के क्वेश्चन है, प्री में उस तरह के क्वेश्चन है ही नहीं। प्री में जो क्वेश्चन है वो आपके पास पर टू द पॉइंट वाले वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है। तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको ऐसे पॉइंट्स को कभी नहीं छोड़ना होगा। ओके, मैं ये बोल सकता हूं डिजाइन मत पढ़ना, प्री में काम चल जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें मत छोड़ना, प्री में काम नहीं चलेगा, क्योंकि यही चीजें आती है प्री में, डिजाइन नहीं आती। ओके, चलिए तो अब मैं बात करता हूं यहां से, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ना आपके कॉलम जो डिजाइन कॉलम करते हैं उसके लिए नहीं है, क्योंकि इसी पॉइंट को मैं जब कॉलम पढ़ाऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा। सेम पॉइंट को जब मैं कॉलम पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा, देखना उस दिन भी बोलूंगा मैंने डिस्कस करने के लिए बोला था। तो यहां पर जब ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि भाई जब कॉलम का डाया, वो कॉलम का कोई भी साइड यदि 200 mm से कम हो और डाया 12 mm से कम हो। लेकिन एक चीज बता दूं, IS 456-2000 के अकॉर्डिंग जो भी कॉलम डिजाइन किया जा रहा है लोड एंड मूवमेंट को कैरी करने के लिए, उसके अंदर पर जो बार का डाया है वो 12 mm से कम हो ही नहीं सकता। अरे एक जगह कोड ये बोल रहा है, एक जगह कोड कुछ और बोल रहा है। एक जगह कोड कह रहा है कि कॉलम में 12 mm से डाया कम होती ही नहीं है, और एक जगह कह रहा है यदि हो गई तो कवर कम कर देना। हमने कहा कि भाई जब आप बोल रहे हो कि हो ही नहीं सकती तो फिर होगी कम क्यों? जब आप बोल सकते हो, आप एक जगह लिखते हो कि कॉलम में डाया 12 से कम लगाना ही नहीं है, तो मैं लगाऊंगा ही नहीं, तो ये पॉइंट तो कभी वैलिड ही नहीं होगा ना। जब वैलिड ही नहीं होगा तो सर पढ़ क्यों रहे? पढ़ इसलिए रहे क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि कॉलम जो है वो आपके पास पर मूवमेंट एंड लोड को कैरी करने के लिए ही बना हो। कॉलम सपोर्ट करने के लिए भी बना हो सकता है। कैसे सपोर्ट करने के लिए बना हो सकता है, देखिएगा ध्यान से। एक आपने कैंटिलीवर स्ट्रक्चर बनाया, एक आपने कैंटिलीवर स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर है, इस पर एक कॉलम का पार्ट है, दिस इज कॉलम। ये कैंटिलीवर बीम टाइप का बना दिया आपने। यहां पर आप लोग जाकर खड़े होने वाले हैं,
यहां पर आप लोग जाकर खड़े होने वाले हैं, आपका लोड आ सकता है इसके ऊपर। यहां पर एक लेवल और है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार यहां पर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आएगा। आएगा ही नहीं आएगा भाई? अरे भाई आएगा ना सर। हाँ सर, यहां पर तो सबसे ज्यादा आएगा, इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा आएगा। तो ये ना आए, ये ना आए तो इसके लिए क्या करेंगे सर? ये ना आए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर ना कॉलम बना सकते हैं। किसका कॉलम? आरसीसी का बना सकते हैं, ब्रिक्स का बना सकते हैं, है ना। आरसीसी का बनाएंगे, उसी के लिए कंडीशन है। यदि यहाँ का जो कॉलम है, यहाँ का कॉलम सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ का कॉलम सिर्फ क्या कर रहा है, आपके पास सपोर्ट करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये कैंटिलीवर की जगह प्रॉप्ड कैंटिलीवर हो गया और वहां पर डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो गया। क्लियर है? क्लियर है बात सभी को? वॉल्यूम कम आ रहा है, अपना बढ़ाओ भाई। वॉल्यूम कम आ रहा है क्या किसी को? आवाज कम आ रही है क्या मेरी? चलो भाई, कई बार होता है ना अपन अपना खुद कहीं साउंड नहीं बढ़ा पाए मोबाइल का, है ना, थोड़ा बढ़ा लिया करो यार। चलिए, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो कॉलम है, दिस कॉलम, क्या ये डिजाइन कॉलम है? क्या इस कॉलम को लोड बियर करना है? तो मैं कहूंगा नहीं। ये कॉलम सिर्फ किसके लिए बनाया गया है? सपोर्ट करने के लिए। तो दिस इज सपोर्टिंग कॉलम। दिस इज व्हाट? दिस इज सपोर्टिंग कॉलम। ओके, दिस इज सपोर्टिंग कॉलम। तो इस तरह के केस में जब भी आप सपोर्टिंग कॉलम जैसी कंडीशंस बनाते हैं, उस तरह के केस में ये वाली कंडीशन वैलिड हो सकती है, क्योंकि भाई आपने तो कॉलम को डिजाइन किया ही नहीं ना। आप कह रहे हैं सर एक छोटा सा कॉलम बना देते, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, थोड़ा डिफ्लेक्शन कम होगा। अच्छा सपोर्टिंग, अच्छा कॉलम बना रहे हो, कॉलम बना रहे हो तो वही कंडीशन रहेगी। अरे सर वो तो डिजाइन के लिए थी ना, कौन सा लोड वोड बियर करना है इसको बहुत ज्यादा, ना लोड बियर करना, मूवमेंट करना है, इसको सिर्फ सपोर्ट करना है। सर कुछ भी एक छोटा सा बना दो। नहीं नहीं नहीं, वही बनाएंगे जो IS 456-2000 बोलता है। तो ये पॉइंट आपको उसी चीज से बचाता है। ये पॉइंट कहता है अरे देखो वो जो पॉइंट लिखा है ना, वो किसके लिए लिखा है? वो ये वाले कॉलम के लिए लिखा है। ये वाला जो कॉलम दिख रहा है ना, इसके लिए लिख रखा है। ये कॉलम तो बेचारा सपोर्ट करने के लिए बस लगा है। आप इसको हटा देंगे तो बीम तो खुद ही कर लेगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि बीम को सपोर्ट कर दे तो वैसा एक कॉलम। तो फिर भी ऐसा ना हो कि वही का वही वैलिड पॉइंट इधर पर है, अननेसेसरी कॉस्ट जाए आपकी। तो आप कवर यहां पर 25 mm तक का कर सकते हो। तो इट इज ओनली फॉर सपोर्टिंग कॉलम। और ये है आपके पास पर कौन सा कॉलम है भैया? ये कौन सा है? दिस इज व्हाट? दिस इज योर डिजाइन कॉलम। और डिजाइन कॉलम के लिए बातें नहीं लिखी गई है। समझ आ रही है बात? अरे भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बताइए? समझ आ रही बात? डिजाइन कॉलम के लिए बात बता रहे हैं क्या? समझ आया? डिजाइन कॉलम के लिए बात है क्या? है या नहीं है? ये बात डिजाइन कॉलम के लिए, सपोर्टिंग कॉलम के लिए जो पॉइंट लिखा अपन ने, डिजाइन या सपोर्टिंग? लिखो लिखो जल्दी 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 लिखो। डिजाइन या सपोर्टिंग किस कॉलम के लिए? सपोर्टिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन अपना बना, यहां से क्वेश्चन बना, द मिनिमम कवर फॉर कॉलम। कॉलम के लिए मिनिमम कवर कितना हो सकता है? सर 25 mm हो सकता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन में देखना 25 mm टिक कर देना, सही है। द मिनिमम कवर फॉर डिजाइन कॉलम कुड बी एज पर IS 456-2000, मिनिमम कवर फॉर डिजाइन कॉलम कुड बी। डिजाइन कॉलम के लिए मिनिमम कवर कितना होगा? 25 हो सकता है क्या? सर नहीं, वो तो सपोर्टिंग कॉलम के बारे में होता है, उसने डिजाइन स्पेसिफिकली लिख दिया, तो डिजाइन कॉलम का वही होगा मिनिमम कितना? 40 mm। अच्छा सर एक ही पॉइंट से दो क्वेश्चन बना रहा, बिल्कुल यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो हमारा यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो शायद हमसे कंफ्यूजन क्रिएट करे, क्योंकि देखिए एग्जाम में ना सब्जेक्ट वही है, टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, सालों साल, हर साल अपडेट नहीं होता है ना। करंट अफेयर नहीं है कि आपका अपडेट हो गया, जनरल नॉलेज नहीं है कि अपडेट होता चला जाएगा, ये वही का वही है। लेकिन हर साल वो नया कंपटीशन कैसे क्रिएट करते हैं? तो नया कंपटीशन कंफ्यूजन से क्रिएट करते हैं, डिलेमा से क्रिएट करते हैं, जहां पर बच्चों को डाउट रहता है वहां से क्रिएट करते हैं, जहां पर स्टीरियोटाइप एक ही चीज याद रहता है, सर कवर 15 mm ही होता है स्लैब का, कवर स्लैब का 15 mm ही होता है। उन्होंने कहा कि डिजाइन व्हाट कुड बी द मिनिमम क्लियर कवर फॉर अ गो डाउन स्लैब ऑफ 225 mm। गो डाउन स्लैब है 225 mm का, तो क्या हो सकता है वहां का मिनिमम क्लियर कवर? आपने कहा मैंने तो 15 ही रट कर गया था सर, उसका तो आंसर 20 आ गया।
सर वहां बार के बारे में बात ही नहीं हुई थी। अरे बार तो आपके हाथ में रहता है ना। और मैंने कंडीशन और की नहीं बोला था, एंड की बोला था, दोनों होने चाहिए। यदि दोनों में से एक भी पॉइंट वैलिड नहीं होगा तो 15 mm नहीं होगा, 20 mm होगा। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बात किया था। क्लियर है बात? समझ आ रही है बात? क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, समझ आ रही है बात? ओके चलिए, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को वो जो अपन ने टेबल बनाया था, टेबल के नीचे ही लिखनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फंक्शन ऑफ कवर। ये आप सभी को पता है, ये ऐसा टॉपिक है कि मैं डिस्कस तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप लोग को पता है कवर का फंक्शन, है ना? करेंगे भाई ऋषिकेश, क्वेश्चन ना कराऊंगा मैं, उस टाइम में और रिपीट कर दूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, फंक्शन ऑफ कवर। कवर का फंक्शन क्या होगा? कवर का फंक्शन क्या होता है? कवर का फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ सर? अरे भाई कवर का फंक्शन कहने का मतलब है कवर क्यों दिया जाता है, वाई वी आर गिविंग कवर। कवर देने से क्या होगा, क्या फायदे होंगे? सर बहुत सारे होंगे फायदे, बताओ भाई क्या क्या फायदे होंगे? फंक्शन ऑफ कवर फर्स्ट लिखें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन। और बताइए, और बताइए। हाँ, रेनफोर्समेंट को प्रोटेक्ट करता है ना, रेनफोर्समेंट को प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से, और या एनवायरमेंटल कंडीशन से, और इट प्रोवाइड sufficient concrete, it provide sufficient concrete around steel bar which maintain बॉन्ड मेंटेन करने के लिए भी। ओके किस तरह से होगा बॉन्ड मेंटेन करने के लिए, उसको पॉइंट को डिस्कस करता हूं मैं। ओके देखते हैं क्या पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूं। जैसे मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं बीम का, बताइएगा कि कौन सा कवर का कंडीशन ज्यादा बेटर है। अभी साइड कवर के बारे में बात नहीं करना, अभी सिर्फ बॉटम से कवर देखना है, ठीक है?
हाँ जी, ध्यान से देखें, ये 4 कंडीशन मैंने बनाई है कवर की, है ना। चारों में बार को लगाया है, बीम है, बीम का सभी में बॉटम दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पर क्लियर कवर कुछ भी नहीं है, यहां पर सराउंडिंग कॉन्क्रीट जो है, यहां पर जो सराउंडिंग कॉन्क्रीट है दिख रहा है सभी को, सराउंडिंग कॉन्क्रीट, यहां पर सराउंडिंग कॉन्क्रीट है सिर्फ इतने जोन में, सराउंडिंग कॉन्क्रीट है सिर्फ इतने जोन में। यहां पर सराउंडिंग कॉन्क्रीट लगभग है, बस थोड़ा सा आपके पास पर कम है। यहां पर ऑलमोस्ट सभी जगह पर सराउंडिंग में कंक्रीट लगा, यहां पर भी ऑलमोस्ट सभी में सराउंडिंग में कंक्रीट लगा। तो यहां पर देखने को मिलेगा यदि आप ज्यादा लोड लगाओगे तो ये बार आपका किधर जा सकता है, नीचे की तरफ पर जा सकता है। इसे बोल देंगे कि यहां पर क्या देखने को मिल सकता है, यहां पर देखने को मिल सकता है स्लिप, और जहां होगा स्लिप वहां नहीं होगा बॉन्ड, जहां होगा स्लिप वहां नहीं होगा बॉन्ड। स्लिप की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यहां है और कम यहां पर है। यहां पर सर उतना नहीं होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं तो बनी हुई रहेंगी। क्लियर है, यहां पर बनी हुई रहेगी, यहां पर तो होगा ही होगा स्लिप, यहां पर बनी हुई रहेगी संभावनाएं। यहां पर हम बात करते हैं व्हाट कुड बी फॉर दिस कंडीशन। यहां पर देखते हैं तो सफिशिएंट कंक्रीट अवेलेबल है, यहां पर सफिशिएंट कंक्रीट अवेलेबल है, दोनों का बिहेवियर सेम होगा। ऐसा नहीं सर यहां ज्यादा कंक्रीट अवेलेबल है, अरे भैया बाहर को जितना चाहिए सराउंडिंग में उतना ही चाहिए। दोनों जगह पर बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास पर कंक्रीट जो रहेगा रेनफोर्समेंट के सराउंडिंग में अवेलेबल होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब जितना ज्यादा रहे जितना कम रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड सेम ही होगा। यहां पर बॉन्ड सेम होगा, तो यहां और यहां पर दोनों पे बॉन्ड सेम है, तो भी इनमें से कौन सा अच्छा है, तो भी इनमें से कौन सी अच्छी कंडीशन है। सर कोई भी हो सकती है, जब बॉन्ड दोनों में ही आपके पास सर सेम है तो दोनों कंडीशन हो सकती है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझे, थोड़ा सा ध्यान से समझे, दोनों जगह पर बॉन्ड है। जब भी हम कवर देते हैं या जब भी हम रेनफोर्समेंट को सरफेस से दूर लगाते हैं, जितना दूर लगाएंगे ना, क्रैक्स तो देखिए कंक्रीट में हमेशा आएंगे, आप चाहे कितना कर ले क्रैक। आप सोचे कि मेरे घर की बिल्डिंग, सर मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं बना रहा हूं बिल्डिंग, मेरी बिल्डिंग कैसे उसमें क्रैक आ सकते हैं। अरे क्रैक को आप नहीं लेकर आते हो, क्रैक को इन्वायरमेंट नहीं लेकर आता है, क्रैक को एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट लेकर आता है, दैट इज श्रिंकेज। और श्रिंकेज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, और कंक्रीट पानी से बना रहे हो, और पानी ही जब खत्म होता है तभी तो स्ट्रेंथ आती है। जब वाटर रिएक्शन में जाता है तभी जाकर आपके पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट बनते हैं, और वही आपको अर्ली और फाइनल स्ट्रेंथ देते हैं। तो इसीलिए उनका बनना भी जरूरी है, तो पानी का खत्म होना भी जरूरी है। जब पानी का खत्म होना जरूरी है तो श्रिंकेज का भी जरूरी है। लेकिन श्रिंकेज एक तरह का नहीं होता, श्रिंकेज बहुत सारी तरह का होता है। श्रिंकेज आपके पास पर किस किस तरह का हो सकता है। श्रिंकेज कुड बी ड्राइंग श्रिंकेज, श्रिंकेज कुड बी प्लास्टिक श्रिंकेज। ड्राइंग श्रिंकेज जो इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, प्लास्टिक श्रिंकेज जो सीमेंट की रिएक्शन की वजह से हो रहा है। पर हम जब देखते हैं तो हम ये नहीं बोलते ये ड्राइंग है ये प्लास्टिक है, हम बता नहीं सकते डिफरेंस। तो श्रिंकेज हमेशा होगा, और श्रिंकेज की वजह से क्रैक डेवलप होंगे। और रेनफोर्समेंट क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट क्रैक के सामने आ जाते हैं, क्रैक को बढ़ने नहीं देते। तो जितना दूर रेनफोर्समेंट लगाओगे क्रैक का प्रोपोगेशन उतना होगा। तो यहां पर क्रैक के आने के चांसेस ज्यादा हैं, यहां पर क्रैक के आने के चांसेस कम हैं। सर यहां तो अच्छा है ना, क्रैक ही नहीं आएगा। अरे भैया क्रैक ऊपर से भी तो आएगा ना, यहां पर मैंने ड्रॉ नहीं किया, ऊपर से साइड से, तो क्रैक इधर से भी आएगा। और यदि यही क्रैक नीचे से ऊपर तक पहुंच गया ना, तो ये स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहां से याद रखना है, इस पॉइंट से कि बॉन्ड के टॉपिक को सर ने बताया था कि बॉन्ड बनाने के लिए कवर की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर ने डायग्राम सिर्फ इसी चीज को समझाने के लिए बताया था, अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो हमें समझ में आ गया था। तो उसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट बताया हूं, वो क्या बताया हूं इस डायग्राम से, ये लास्ट वाले डायग्राम से, कि ज्यादा कवर भी नुकसानदेह है, ज्यादा कवर भी हार्मफुल होता है। इट इज नॉट गुड फॉर स्ट्रक्चर इफ यू प्रोवाइड लार्ज कवर। So for that condition, IS 456 suggested you some data. IS 456 2000 ने आपको कुछ डेटा बताया है ना। वो क्या है आपके पास पर, कि आप कवर को कितना कर सकते हो, जो भी आपको रिकमेंडेड वैल्यू दी है उसमें क्या चेंजेस लेकर आ सकते हो, रिकमेंडेड वैल्यू में क्या चेंजेस लेकर आ सकते हो।
इसी के नीचे लिख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कवर कैन बी अल्टर बाय, फर्स्ट है इंक्रीज करना है तो 10 mm तक अपन इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी आपको रिकमेंडेड वैल्यू है। आपको रिकमेंडेड है 25, आपने कहा मैं 35 देना चाह रहा हूं, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। डिक्रीज 0 mm, डिक्रीज कितना 0 mm, मतलब आपको कवर 25 बोला गया तो 25 से 24 भी नहीं कर सकते। आपको कवर 25 बोला गया तो 25 से आप 30 कर सकते हैं, 35 कर सकते हैं, 35 से ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखना है कि ऑल्ट्रेशन मतलब कवर में चेंजेस आप कितने लेकर आ सकते हैं। सर बढ़ा ही सकते हैं, कम तो नहीं कर सकते। ज्यादा बढ़ा सकते हैं, नहीं ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। सर ये 10 mm क्यों रखा? 10 mm से ज्यादा करोगे तो सर क्रैक के बढ़ने के प्रोपोगेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर हमने क्या रखा था, यहां पर क्या था आपके पास पर, दिस इज लार्ज कवर। प्रॉब्लम क्या लेकर आया? क्रैक लेकर आया। यहां पर दिस इज ऑप्टिमम कवर, जितना जरूरत है उतना, कम से कम इतना तो दे। दिस इज द गुड वन। सबसे वर्स्ट, उससे वर्स्ट, मतलब रैंक वाइज देखा जाए सबसे बेकार कौन है, तो ये दो सबसे बेकार है, उसके बाद ये, और ये तो है ही नहीं। ये भी चल सकता है लेकिन क्रैक ज्यादा आएंगे, है ना। चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आया सभी को? सभी को समझ आया? अरे भैया आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक और चीज, किसी को लगे कि सर यहां पर आप अभी आरसीसी का कितना पार्ट स्टार्ट हुआ, तो मैं आप लोग को बता रहा हूं कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कितने मार्क्स का किस टॉपिक से आता है। तो मैं उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आ रहे हैं एग्जाम्स में और आ सकते हैं, उन सभी पॉइंट को कवर करते हुए वो सभी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यदि अपन ये वाला जो पॉइंट है, बहुत सारी जगह पर ये आपको दिखने को ही नहीं मिलेगा, ये लिखा ही नहीं मिलेगा आपको कि ऑल्ट्रेशन कवर क्या होता है, कवर का फंक्शन क्या होता है, कवर को क्यों दिया जाता है। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग, हो सकता है क्लास में किसी ने आपको बता दिया भैया कवर ना 10 mm से ज्यादा नहीं करना है ना, और चेंज कम नहीं करना है, ये बोल दिया, लेकिन ये याद नहीं रहता और एग्जाम में आ चुका है ये। यदि एग्जाम में नहीं आता ना तो मैं भी डिस्कस नहीं करता। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान रखना कि मैं जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, इफ यू थिंक कि सर ज्यादा चीजें बता रहा है, मैं ज्यादा चीजें इसलिए बता रहा है क्योंकि एग्जाम जो है ना उसमें सीटें कम हो गई और बच्चे ज्यादा हो गए, तो इसलिए हमें ना इस तरह से पढ़ना होगा कि हम उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक जरूर करें, है ना। पढ़ने का मोटिव ये होना चाहिए आपका अभी फिलहाल कि हम एग्जाम को क्लियर करें। अभी फिलहाल पढ़ने का मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मैं आरसीसी अच्छे से सीख जाऊंगा, फिर कल को कभी समझेंगे एग्जाम देंगे, देना है देंगे, नहीं देना नहीं देंगे, है ना। वैसा काम नहीं करना केजरीवाल टाइप, है ना। चलिए, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मैंने कुछ आपको एक्सपोजर कंडीशंस बताया था, है ना, एक्सपोजर कंडीशंस बताया था। उस एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में मैं थोड़ा सा और आप लोग को बताता हूं, एक्सपोजर कंडीशन क्या क्या थी और उनके एग्जाम्पल्स क्या थे, है ना। तो मैं एक टेबल भी बना सकता हूं चाहे तो, मैं टेबल बाद में बता दूंगा, आप लोग टेबल बना लीजिएगा क्योंकि मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा आसान होगा। मैं टेबल कैसे बनाना है वो बता दूंगा आपको, है ना। तो हम सबसे पहले एक्सपोजर कंडीशन को समझते हैं। कौन कौन सी एक्सपोजर कंडीशन थी? सर वो तो समझ चुके हैं, अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आप लोग टॉपिक मत लिखिएगा, एक्सपोजर कंडीशन है ना कॉपी में, आप लोग टेबल बनाइएगा। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के अंदर पर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल
है ना। कौन कौन से एग्जाम्पल है, मतलब यहां पर कौन कौन सी कंडीशन आ रही है, तो यहां पर एक एक करके लिखते हैं। स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ रेन हो, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश ना होती हो, वेदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो, या फिर यू कैन से आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम aggressive वेदर। एग्रेसिव वेदर से आपका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। ओके तो रेन जो बारिश जो है बहुत ज्यादा नहीं होती है, जैसे अपन बात करते हैं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, यदि अपन चूरू डिस्ट्रिक्ट की तरफ पर जाते हैं ना, बीकानेर तरफ पर जाते हैं तो थोड़ी सी बारिश कम होती है। अपन थोड़ा कोटा की तरफ पर आते हैं तो नॉर्मल बारिश होती है, मॉडरेट रेनफॉल होता है। यूपी में जाते हैं तो मॉडरेट रेनफॉल होता है ना। यूपी के कुछ क्षेत्र में थोड़ा सा सीवियर रेनफॉल होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, वो फॉर ए ड्यूरेशन में 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए हो गया, जिससे बाढ़ वगैरह की जैसी कंडीशन बन जाती है। उसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ तो मुंबई में मॉडरेट भी नहीं होती, सीवियर भी नहीं, सीवियर वेरी सीवियर के आसपास की रेनफॉल होती है वहाँ पर, है ना। तो इस तरह की, जैसे अपन और मेघालय साइड पर जाते हैं जहाँ पर आपके पास पर, और उसके अलावा अपन केरला में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सीवियर टाइप की रेनफॉल देखने को मिलती है। तो वहाँ पर स्ट्रक्चर को सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के सामने एक्सपोज रहेगा स्ट्रक्चर हमेशा। आप मान कर चले अपने यहाँ पर राजस्थान पर, यदि आप राजस्थान पर हैं तो राजस्थान पर आपके पास पर रेनफॉल जो हो रही है वो हर दिन, एक दिन में एक आध बार हो गई, आधा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हो गई कुछ एरिया में। मुंबई में यदि मैं बात करता हूँ तो दिन भर में कभी भी हो सकती है, मानकर चलते हैं लोग वहां पर कि 24 घंटे में से 15-16 घंटे बारिश होगी ही होगी, 15-16 घंटे बारिश होगी ही होगी, और वो पूरे 1-1.5 महीने के स्पान के लिए होती है। तो ऐसे मौसम से स्ट्रक्चर को यदि जूझना है तो वो स्ट्रक्चर इस तरह की कंडीशन में नहीं आ सकता। ओके चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं। सेकंड एक्सपोजर कंडीशन कौन सी थी आपके पास पर, मॉडरेट। ओके मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के अंदर बात करता हूं तो प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, तो स्ट्रक्चर इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, या फिर अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर इज एक्सपोज टू नॉर्मल रेन। ये मैं बात कर रहा हूं प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम नॉर्मल रेन, और यहां पर एक्सपोज टू नॉर्मल रेन। जैसे मैं भोपाल में हूं तो भोपाल में जो रेनफॉल होगा वो आपके पास पर बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होता, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से रेनफॉल नहीं होता, और बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल नहीं होता। अभी पिछले 1 हफ्ते की बात करता, पूरा 1 हफ्ता बारिश हुआ, और ये पूरा 1 हफ्ता दिख रहा है, पूरे 1 हफ्ते बारिश ही नहीं हुआ। तो इस तरह का माहौल यदि रहता है तो अपन उसको मॉडरेट कंडीशन के अंदर पर कंसीडर करते हैं। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, इंजीनियर की समझ। कोड ने नहीं लिखा है, कोड ने तो लिखा है मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन की एग्जांपल ही होता, आपको क्या मानना है वहां, समझ आ रही बात। नहीं सर मैं तो वो देखूंगा, कोई तो बताएगा मुझे, कोई नहीं बताएगा, सब अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताते हैं। आप कहेंगे कोई बड़ा इंजीनियर, बड़ा कोई नहीं है इंजीनियर यहां पर, एज बस ज्यादा हो रही है उनके पास पर, एक्सपीरियंस वो यहां पर कुछ नहीं अपना दिखा पाते। वो कहते हैं कि भाई मैंने बनाया था आज से 15-20 साल पहले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ देखिए, स्ट्रक्चर की लाइफ है 50 साल, इंजीनियर ने पढ़ाई किया कब तक, 25 साल तक पढ़ाई किया उसने, 25 में 50 जोड़ दो 75 साल का इंजीनियर काम ही नहीं कर रहा है। मतलब कोई इंजीनियर ऐसी बात करे कि मैंने एक बिल्डिंग बनाया था 50-60 साल पहले और वो अभी भी है, उतना ही आप कंडीशन देख लो, तो इंजीनियर ही नहीं ना जो ऐसा डेटा दे रहा है। हाँ वो इंजीनियर जिसने बनाया उसने कवर दिया हो तो उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर अपन स्टडी कर सकते हैं। अपन किसी पर्सन से सजेशन लेने की बात ना करें, अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए। ओके एक्सपोज टू नॉर्मल रेन, नॉर्मल रेन के लिए आपका स्ट्रक्चर जो रहता है वो एक्सपोज रहता है। क्लियर है बात। अब दूसरा पॉइंट जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, बारिश से रिलेटेड नहीं है, वो है आपके पास पर स्ट्रक्चर इज fully immersed in
वाटर। स्ट्रक्चर पूरी तरह से किसमें डूबा हुआ है? स्ट्रक्चर पूरी तरह से किसमें डूबा हुआ है? पानी में डूबा हुआ है। स्ट्रक्चर पूरी तरह से किसमें डूबा हुआ है? पानी में डूबा हुआ है। स्ट्रक्चर पूरी तरह से किसमें डूबा हुआ है? पानी में डूबा हुआ है। ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी, तो भी वो मॉडरेट के अंदर पर आएगा। सर कौन सा पानी? नॉर्मल वाटर, नदी का पानी, तालाब का पानी, समुद्र के पानी को छोड़कर। एक और, स्ट्रक्चर इज sheltered from, structure is sheltered from coastal environment। स्ट्रक्चर जो है वो कोस्टल एनवायरनमेंट के आसपास नहीं है, दूर है। कोस्टल एनवायरनमेंट का यहां पर प्रभाव नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर कोस्टल एनवायरनमेंट का प्रभाव नहीं हो वो मॉडरेट में आ सकते हैं, बशर्त बारिश वहां पर आती तो बारिश का क्या रिलेशन है उसके बेसिस पर उसे मॉडरेट या माइल्ड कंडीशन में डाले आप। क्लियर है? तो देखिए 3 कलर मैंने यूज किए यहां पर। येलो किया है वो बारिश के लिए यूज किया, ग्रीन कलर यूज किया वो किसके लिए? पानी के अंदर, डूबे पानी के अंदर पर किया है। और स्ट्रक्चर इज शेल्टर्ड फ्रॉम कोस्टल एनवायरनमेंट, ये समुद्र क्षेत्र के बारे में बात किया है। ठीक है बात? ओके, अब बात करते हैं थर्ड है आपके पास पर सीवियर। सीवियर में यदि मैं बात करता हूं एक एक कर। अब बारिश की बात करते हैं। एक्सपोज टू नॉर्मल रेन था, यहां पर एक्सपोज हो जाएगा किसके लिए? सीवियर रेन। एक्सपोज टू सीवियर रेन, जो मैं मुंबई वाला एग्जांपल आपको दे रहा था, या केरला में आपको मुन्नार, वायनाड की दे रहा था, या चेरापूंजी का दे रहा था, इम्फाल का दे रहा था एग्जाम्पल में आपको। तो एक्सपोज टू सीवियर रेन, सीवियर रेन पर अब इससे ज्यादा कोई बारिश नहीं, बारिश की बात खत्म हो गई। सर एकदम तीव्र बारिश हो रही है, एकदम इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है उसकी, उस केस के बारे में बात करें, एक्सपोज टू सीवियर रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एक्सपोज टू सीवियर रेन। उसके बाद क्या था? स्ट्रक्चर इज फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। अब स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज ध्यान रखिए, पानी में कंटिन्यूअसली रहने के कंपैरेटिवली ज्यादा दिक्कत कब देता है? जब पानी का लेवल कम ज्यादा होता रहता है। तो वहां पर क्या रहता है आपके पास पर? पोर्स में वाटर का इनटेक और वाटर का आउटलेट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमेशा वहां पर श्रिंकेज और स्वेलिंग का नेचर रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर की जो लाइफ रहती है वो और कम हो जाती है। तो इसलिए इससे भी ज्यादा सीवियर है। स्ट्रक्चर इज इन alternating wetting and ड्राइंग कंडीशन। मतलब स्ट्रक्चर जो है ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन में है। मतलब कभी पानी आ रहा है, कभी पानी जा रहा है, कभी पानी आ रहा है, कभी पानी जा रहा है। ऐसा एक स्ट्रक्चर आप डेली यूज करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर आप डेली यूज करते हैं जिसका नाम है वाटर टैंक। वाटर टैंक को आप भरते हैं, टेरिस पर भर दिया, आपने टैप खोलकर छोड़ दिया, वाटर टैंक खाली हो गया। वाटर आया, वाटर चला गया, फिर वाटर आया, फिर वाटर चला गया, फिर वाटर आया, फिर वाटर चला गया। तो बार बार वाटर आ रहा है, वाटर जा रहा है, तो वो सीवियर कंडीशन में हो सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शेल्टर फ्रॉम कोस्टल एनवायरनमेंट। तो कोस्टल एनवायरनमेंट से वहां पर बचाव किया था, लेकिन यहां पर कोस्टल एनवायरनमेंट के सामने एक्सपोज कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे अपन एक्सपोज्ड टू कोस्टल इन्वायरमेंट। समुद्र क्षेत्र से लगा हुआ, सटा हुआ एरिया हो सकता है। ठीक है, एक और पॉइंट इसके अंदर पर लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर हो सकता है फुल्ली इमर्स्ड इन सी वाटर। समुद्र के पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ स्ट्रक्चर इज फुल्ली इमर्स्ड इन सी वाटर। तो देखिए पॉइंट कितना लिख दिया मैंने, एक्सपोज टू सीवियर रेन एक पॉइंट हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर इज इन अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया।
एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरमेंट, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया फुल्ली इमर्स्ड इन सी वाटर, ये चौथा पॉइंट हो गया। ये चारों अलग अलग कंडीशन है, चारों अलग अलग एग्जाम्पल है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, अब बात चली है तो। इसके लिए हम ले लेते हैं कलर कौन सा, नेवी ब्लू, ये तो वही कलर हो गया, व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये है आपके पास पर एक्सपोज टू नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन। अब नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन कहने का मतलब क्या है? फ्रीजिंग एंड थॉइंग कहने का मतलब है कि आपके जिस एरिया में है वहां पर फ्रीजिंग होती है। फ्रीजिंग होने की वजह से क्या होगा, आपके पास पर आपका जो वाटर रहेगा वो आपके पास पर उसका आपका जो वाटर रहेगा वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहां पर टेम्परेचर चेंज होगा, क्रैक्स डेवलप होंगे। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रैक आएंगे। क्रैक आया, फ्रीजिंग के टाइम पर क्रैक आया, उस क्रैक में पानी चला गया, आइस बन गया। आइस बनने के बाद क्या हुआ, आइस उस क्रैक को और खोलने की कोशिश कर रहा है, जिसे फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन या फिर फ्रॉस्ट एक्शन भी बोल सकते हैं अपन। ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा मतलब यदि मैं बात करता हूँ ऐसी जगह जहां टेम्परेचर 0, -1, -2 के आसपास जाता है, वैसी जगह वहां पर नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन है। लद्दाख की बात करते हैं हम, है ना, लद्दाख की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके पास फ्रीजिंग थॉइंग कंडीशन सीवियर लेवल पर है। -60, -50 डिग्री तक चला जा रहा है, -40 डिग्री तक चला जा रहा है। लोग हैं वहां पर, लेकिन वहां रोड या वहां का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। वहां पर ठंड में गवर्नमेंट की जो वाटर पाइपलाइन फैसिलिटी रहती है उसको ठंड के पहले बंद कर देते हैं, क्योंकि जब पानी उसके अंदर से जाएगा और लोग यूज नहीं करेंगे तो वाटर क्या होगा, एनवायरनमेंट में कांटेक्ट में आने की वजह से वो आइस बन जाएगा। आइस बनेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, पाइपलाइन फट जाएगी पूरी। तो पाइपलाइन डैमेज ना हो जाए इस वजह से ठंड आने से पहले ही पानी बंद कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर लोगों को वाटर भरना पड़ता है एक पर्टिकुलर जगह से, है ना, तो स्टोर करके रखना पड़ता है घर के अंदर पर। सो ये है आपके पास पर नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन के बारे में। ओके, तो इतने एग्जांपल मैंने लिखे किसके अंदर पर, सीवियर के अंदर पर। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? अब मैं वेरी सीवियर के बारे में बात कर लेता हूं। वो है वेरी सीवियर। वेरी सीवियर रेनफॉल का काम हो चुका है, रेनफॉल का काम हो चुका है, सीवियर रेनफॉल तक पहुंच गए। अब ये पॉइंट इधर नहीं आएगा। स्ट्रक्चर इज इन अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, मतलब वहां पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था, यहां पर पानी में अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा था। ठीक है, ये पॉइंट भी अब खत्म हो गया, या तो पूरी तरह से डूबा रहेगा तो अल्टरनेटिव वेटिंग ड्राइंग रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट भी कैंसिल, सेकंड पॉइंट भी कैंसिल। ये अपने एक्सट्रीम लेवल की बातें कर चुके थे तो इसलिए दोनों पॉइंट को हटा दिया। एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरमेंट, अब कोस्टल एनवायरमेंट है तो उससे ज्यादा और क्या कंडीशन होगी तो उसी को देखते हैं। स्ट्रक्चर कोस्टल एनवायरमेंट में तो है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हो रहा है स्प्रे ऑफ सी वाटर। इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगी कि आपके पास पर समुद्र के इतने पास है कि समुद्र का पानी सीधा टच कर रहा है स्ट्रक्चर को। एक बिल्डिंग है जो समुद्र से 1 किलोमीटर दूर है, वो कोस्टल एनवायरमेंट में है। एक बिल्डिंग जो समुद्र में बनी है वो भी कोस्टल एनवायरमेंट में है, लेकिन 1 किलोमीटर दूर बिल्डिंग पर पानी नहीं जा रहा उड़ उड़कर, लेकिन जो तुरंत जो आपके पास पर समुद्र के पास पर बनी उस पर तो वाटर जा रहा है स्प्रे करता हुआ। यदि वैसा स्ट्रक्चर है जिस पर स्प्रे होगा सी वाटर का तो उसको अपन वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर पर रखेंगे, स्प्रे ऑफ सी वाटर। क्लियर है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। फिर क्या लिखा था, फुल्ली इमर्स्ड इन सी वाटर। फुल्ली इमर्स्ड इन सी वाटर के बाद क्या हो जाएगा भाई क्या बताइए, फुल्ली इमर्स्ड इन सी वाटर का यहां पर जैसा अपने देखा था स्ट्रक्चर इज फुल्ली इमर्स्ड इन नॉर्मल वाटर, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, उससे सीवियर क्या हुआ, ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग। तो यहां पर फुल्ली इमर्स्ड इन सी वाटर हुआ
तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इन सी वाटर, इन सी वाटर। क्लियर है? सी वाटर पर पानी, सी का वाटर जो है वाटर है वो आपके पास पर स्ट्रक्चर पर आ रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, टच करता हुआ चले जाता जा रहा है, तो वो भी कंडीशन इसी के अंदर पर ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वहां पर क्या लिखा था अपन ने, एक्सपोज टू नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉइंग। एक्सपोज टू नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉइंग के बाद यहां पर हो जाएगा नॉर्मल थी, जैसे यहां पर नॉर्मल रेन थी तो यहां पर आपके पास पर कौन सी, ये सॉरी ये नॉर्मल रेन थी तो यहां पर कौन सी हो गई थी, सीवियर हो गई थी ना, तो वैसे यहां पर आपके पास पर नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉइंग है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सपोज टू, नॉर्मल की जगह क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा, सीवियर फ्रीजिंग एंड क्लियर है बात सभी को, सभी को क्लियर है बात, या किसी को डाउट है तो बोले। हाँ जी, क्लियर है बात सभी को। हरियाणा में बिल्कुल मॉडरेट होगा भाई, ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है। चलिए, वेरी सीवियर के बाद हम बात करते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम की बात करते हैं। एक्सट्रीम का एग्जांपल, सर स्प्रे ऑफ सी वाटर से ज्यादा और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा खतरनाक कंडीशन क्या हो सकती है, इससे खतरनाक कंडीशन हो सकती है टाइडल इफेक्ट, इससे खतरनाक कंडीशन हो सकती है टाइडल इफेक्ट। समुद्री तूफान वगैरह यदि आता है, जब आपके पास पर हाई टाइड की कंडीशन हो जाती है, जब आपका ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट जैसी कंडीशन हो जाती है, तो उस केस में जो आसपास की बिल्डिंग रहती है वहां पर समुद्र का पानी स्प्रे ही नहीं होता, हाई इंटेंसिटी से स्प्रे होता है, तो उसे अपन टाइडल इफेक्ट के अंदर पर कंसीडर करते हैं। ऐसा आपका स्ट्रक्चर है क्या, जैसे हमारे पास पर क्या बनाते हैं, लाइट हाउस बनाते हैं। लाइट हाउस कहां पर बनाते हैं, समुद्र के पास पर बनाते हैं। तो लाइट हाउस जो रहता है, लाइट हाउस आरसीसी का बन सकता है, आपके पास पर स्टील का बन सकता है, स्टील का यूजुअली नहीं बनाते कोरोजन की वजह से। तो यदि आप आरसीसी का लाइट हाउस बनाते हैं तो उस लाइट हाउस जो समुद्र के पास पर रहता है, जो कोस्ट गार्ड बनाते हैं, जो समुद्र पर रात में निगरानी रखने के लिए बनाते हैं, या फिर अपनी पोजीशन बताने के लिए करते हैं कि यहां पर एक आपके पास पोर्ट है या एक कोई कॉर्नर है ना। आप लोग ने यदि लाइट हाउस के बारे में सुना हो तो एक जैसे बहुत टूरिस्ट की बहुत फेवरेट जगह में से एक है गोवा है ना। गोवा में एक आपके पास पर लाइट हाउस का जगह है जो टूरिस्ट का मतलब वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशन होता है। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पर लाइट हाउस को ही देखने जाते हैं, वो कुछ देखने नहीं जाते, लाइट हाउस ही देखने जाते हैं। तो जो लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस जो है वो समुद्र के कांटेक्ट में, टाइडल इफेक्ट के कांटेक्ट में इसलिए आएगा क्योंकि एकदम समुद्र से लगा हुआ रहता है ना, तो टाइडल इफेक्ट के अंदर आ सकता है। एक्सट्रीम कंडीशन में हो सकता है वो, है ना। आपको देखना है कि आपका स्ट्रक्चर इनमें से किस कंडीशन के अंदर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन एक्सपोजर कंडीशन को डिफाइन करना है। ऐसा नहीं कि मेरा वेरी सीवियर में फिर एग्जांपल ढूंढ रहा है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर को अपन सिलेक्ट करें। ठीक है, ये हो गया एक्सपोज टू सीवियर फ्रीजिंग थॉइंग, वो भी हो गया, ऑल्टरनेटिंग वेटिंग ऑन ड्राइंग, वो भी हो गया। अब बचा क्या, अब बचा कुछ नया बचा। सर नए में क्या बच गया, नए में क्या बच गया सर, नए में बचा हीरो। अरे तो वाइट ही आ रहा है यार, तो गलत है। कौन से कलर लिया जाए, रेड लिया जाता है। केमिकल एक्शन, इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके लोकेशन से, इसका रिलेशन है केमिकल की प्रेजेंस से। केमिकल कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, आपकी फैक्ट्री में हो सकता है, आपकी फैक्ट्री से जो पानी बाहर निकल रहा है उसमें हो सकता है। यदि उसमें केमिकल है और वो आरसीसी का स्ट्रक्चर में से पास हो रहा है तो उसको आप एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर रखिए, क्योंकि केमिकल जो रहेगी वो सीमेंट के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर वहां पर एक नया कंपाउंड बनाएंगी, और यदि वो पानी आपके पास पर रेनफोर्समेंट के कॉन्टैक्ट में आ गया तो रेनफोर्समेंट को बहुत जल्दी डिके करेंगी, क्योंकि वो पूरी तरह से केमिकली एक्टिव है।
तो इसलिए केमिकल एक्शन कहीं पर होगा तो वहां पर अपन एक्सट्रीम कंडीशन मानेंगे। और एक और पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, केमिकल एक्शन के अलावा जो पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हैं, और वो पॉइंट है आपके पास पर एग्रेसिव सॉइल कंडीशन। एग्रेसिव सॉइल कंडीशन कहने का मतलब है जहां पर एक्विफर टाइप की चीजें देखने को मिल रही है आपके पास पर, आसपास पर जमीन पर आपके पास पर जो सॉइल है उसमें भी केमिकल की प्रेजेंस बहुत है आपके पास। और सॉइल जो है आपके पास यू कैन से कि ब्लैक कॉटन सॉइल है, उसके अंदर उसकी जो मिनरलॉजी है वो आपके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरह से आपका डैमेज कर सकती है। तो ऐसी कोई कंडीशन रहती है तो उसको अपन किसके अंडर रख सकते हैं, उसको अपन रख सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन के अंडर। तो ये है आपके पास पर पूरे एग्जाम्पल जो कल अपन बात कर रहे थे कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। और इनको सभी को मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आपको ना याद रखना है, ये कॉपी में लिखने के लिए चीजें नहीं है। मेरे को याद हुई, कैसे याद हुई, आपको समझाकर। आपको कैसे याद होगी, जब खुद को समझाओगे कि यार भाई ये वाला जगह कहां पर आएगा, ये वाला कैसी जगह होगा। जब यदि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है नॉर्मल पानी का तो वो किस में आएगा, और यदि वही सी वाटर का अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग होगा तो किस में आएगा। यदि मान लीजिए बहुत तेज यदि बारिश हो रही है और स्ट्रक्चर को बचाया नहीं जा सकता, बहुत तेज बारिश हो रही है तो किस में आएगा। नॉर्मल बारिश हो रही है पर उससे बचाया नहीं जा सकता स्ट्रक्चर को, वो किसमें आएगा। नॉर्मल बारिश है लेकिन उससे भी प्रोटेक्टेड है स्ट्रक्चर, बहुत ही कम बारिश होती है और उससे फिर तो स्ट्रक्चर को क्या ही दिक्कत है, वो किसमें आएगा। सर यदि केमिकल एक्शन हो जाएगी तो किसमें आएगा। सर यदि सॉइल परेशान करेगी तो किसमें आएगा। समुद्री तूफान आता है तो किसके अंदर पर आएगा। तो ये सभी जब आप बातें खुद से करेंगे तो ये आपको खुद ही एक्सपोजर कंडीशन याद हो जाएगी। क्लियर बात यहां तक, यहां तक क्लियर है सभी को। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर मैं बात करता हूं उन सभी पॉइंट को जो मैंने अभी तक डिस्कस कर लिया है ना, उन सभी पॉइंट को एक जगह डिस्कस करता हूं, फिर कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को भी मैं यहां पर लूंगा, है ना। इस टेबल के बारे में देखते हैं क्या लिख रहा हूं मैं इसमें। एक्सपोजर कंडीशन कौन कौन सी है आपके पास पर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। आपके पास पर अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन है। अब हम बात करते हैं एक एक कर कर। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, आरसीसी की बात कर रहे हैं। क्लियर कवर कितना रख सकते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर बात चल रही है। मिनिमम सीमेंट पर मीटर क्यूब, मिनिमम सीमेंट कितना रखा जाएगा। उसके बाद
वाटर सीमेंट रेशो, वाटर सीमेंट रेशो क्या रहेगा। उसके बाद एक और मैं डिस्कस कर लूंगा पीसीसी। पीसीसी की ग्रेड क्या रहेगी। यहाँ पर मिनिमम ग्रेड अपन कंक्रीट की बात कर रहे हैं, किसकी अंदर, आरसीसी। तो ये पूरी कंडीशन आरसीसी की है, और सिर्फ जो लास्ट वाला है ना, सिर्फ लास्ट वाला जो है वो है पीसीसी के बारे में। ठीक है, ओके। अब यहां से आप लोग को याद रखना है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मैंने कुछ कुछ चीजें बता रखा है, तो उसी के बेसिस पर आंसर दे सकते हैं। सर यहां पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट था 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40। ठीक है, क्लियर कवर कितना था भाई सर, 20 mm और 30 mm और 45 mm, 50 mm एंड 75 mm। क्लियर है। नेक्स्ट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है और वाटर सीमेंट रेशियो कितना है। ये चीजें आप लोग कहां पर देखेंगे, ये बीएमसी में देखेंगे। मैं लिखवा रहा हूं खुद डेटा, ये आप बीएमसी में देखेंगे। ये उतना आपको याद रखने की यहां से जरूरत नहीं, क्योंकि बीएमसी में ही पढ़ोगे। लेकिन पीसीसी, मैं खुद भी लिखवा रहा हूं, पीसीसी की ग्रेड सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखते हैं, है ना। माइल्ड के लिए कोई ग्रेड ही नहीं बताया, जो भी चाहते हो वो यूज कर लो। इसके लिए M15, M20, M20, M25, यहां पर भी M। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज दिस पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट ही नहीं है, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट पीसीसी का और यहां पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी का दोनों अलग अलग है। और ये कोस्टल एनवायरनमेंट के रिस्पेक्टिव पूछता है कि कोस्टल एनवायरनमेंट में यदि पीसीसी बनाते हैं तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या रहेगा, और कोस्टल एनवायरनमेंट में आरसीसी बनाते हैं तो उसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या रहेगा, वो पूछा जाता है यहां से। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है बात। थ्री 320, 340 एंड 360। इसकी यूनिट जो है दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? इट इज मिनिमम सीमेंट कंटेंट, इट इज मिनिमम सीमेंट कंटेंट। अब इसी मिनिमम सीमेंट कंटेंट या आरसीसी बनाने के लिए आपके पास पर वाटर सीमेंट रेशो, दिस कुड बी द वाटर सीमेंट रेशो। लास्ट वाला कॉलम खाली रहने दीजिए, वहां पर कोई डेटा नहीं है। सो आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगेन आई एम सेइंग, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से रिलेटेड, यहां से रिलेटेड और यहां से रिलेटेड। ये दोनों क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट से, लेकिन याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये टेबल जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हाँ नोट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इन सीवियर एंड वेरी सीवियर, severe and very आप सीवियर के लिए याद रखें, वेरी सीवियर के का पॉइंट यहां पर बनता भी नहीं है,
क्योंकि वो वैसे भी आंसर हो ही जाएगा इसी के थ्रू. इफ इन सीवियर exposure condition, if grade of concrete is M35 or more, then cover may be reduced by 5 mm. ध्यान से देखिए पॉइंट क्या लिखा हूं मैंने और क्या पढ़ाया था अभी तक आपको. मैंने आप लोग को अभी तक पढ़ाया था कि कवर की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है, जितना है उससे कम होगी ही नहीं कभी, बोला था आप लोग को. और यहां क्या पॉइंट लिख रहा हूं मैं, यहां ये लिख रहा हूं मैं आपको कि यदि सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में यदि कंक्रीट आप M30 से ज्यादा, मतलब कितना, M35 या उससे ज्यादा कंक्रीट रखते हो, मतलब आपने कहा कि सर कोस्टल एनवायरनमेंट में स्ट्रक्चर है मुझे M40 रखना है, पर सर वहां तो 35 बोला. अरे भैया ये मिनिमम ग्रेड है, इससे ज्यादा हो सकती है, ये तो मिनिमम है, इनसे कम तो चलेगी ही नहीं. तो सर मैंने M30 की जगह M35 ले लिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यदि आप यहां M35 ले लेते हैं तो कवर को आप कर सकते, करना नहीं है, कर सकते हैं. कवर में भी रिड्यूस बाय, कवर हो सकता है रिड्यूस कितने से, 5 mm से रिड्यूस हो सकता है. अच्छा सर 5 mm से हो सकता है, मतलब जो 45 है वो 40 हो सकता है. बिल्कुल, मतलब सर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में यदि मेरा कॉलम है तो कॉलम 40 mm का ही बन सकता है. बिल्कुल बन सकता है. बीम का जो क्लियर कवर था वो 45 mm का था, तो सर अपन उसको 40 कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. आ रही बात समझ में. सर फुटिंग 50 mm की थी, फुटिंग को 50 mm का क्लियर कवर माइनस करेंगे 5 mm तो 45 हो जाएगा. नहीं, फुटिंग तो मिनिमम ही 50 mm है, फुटिंग को 50 से कम तो कर ही नहीं सकते आप. आ रही बात समझ. तो फुटिंग 50 ही रहेगी, फुटिंग 50 से कम नहीं होगी. क्लियर है. तो वहां पर घूमना नहीं है अपने को. क्लियर है. अरे पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए. जल्दी बताइए, क्लियर है. सभी को क्लियर है. चलिए, तो यहां से आप लोग को इन पूरे पार्ट से आप देखिए, क्लियर कवर, कंक्रीट की ग्रेड, इन्हीं पर सर ने बहुत ज्यादा टाइम अपना हमारा लिया. क्यों लिया? क्योंकि आपको ही पता है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप लोग को पता है कि हाँ सर ये इतना है कि ये बड़े कंफ्यूजिंग रहते, कभी किसी का कुछ आंसर होता है, कभी किसी का कुछ आंसर होता है. जो भी मैं डेटा दे रहा हूं वो कोड के बेसिस पर दे रहा हूं, है ना. क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन उसको गलत करने के पहले अच्छे से देखना है कि भाई ये गलत है या नहीं. ये तो ऐसे ही, अरे मेरे को आंसर नहीं बन रहा, क्वेश्चन गलत हो गया, है ना. ऐसा नहीं करना. चलो ठीक है, तो यहां से मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़कर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, है ना. कुछ एग्जाम्पल मतलब एक क्वेश्चन है आपको, क्लियर कवर फॉर बीम इन moderate exposure condition. एक ये है, एक ये क्वेश्चन है, इन सीवियर
एक्सपोजर या फिर if structure foundation that is column and footing are fully immersed in seawater with M35 grade of concrete, cover could be, ऑप्शन दे देता हूं मैं यहां पर, cover could be रिस्पेक्टिवली, मतलब कॉलम और फुटिंग का ऑप्शन है 25 mm, 40 mm, 40 mm, 45 mm, mm, 50 mm, 40 mm, 50 mm। चलिए, ये है आपके पास पर 3 क्वेश्चन, है ना। ये तीनों क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए क्योंकि अभी के जो डेटा है उन्हीं के बेसिस पर आपको आंसर करना है यहां पर, ठीक है। क्लियर कवर फॉर बीम इन मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन, क्या होगा भाई? मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए क्लियर कवर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है क्या? अभी हमने यहां से देखकर पढ़ा है क्या? क्या बोल रहा है यहां पर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन 30 mm। सर हाँ, आंसर 30 हो जाएगा। नहीं, बीम लिखा है क्या यहां कहीं? यहां कहीं बीम लिखा है क्या? बीम लिखा है क्या? नहीं लिखा है। सर ये बीम कॉलम फुटिंग का जब भी नाम होगा तो यहां से कवर लिया ही नहीं जाएगा, कल आपने बताया था। बिल्कुल सही। तो फिर कहां से लिया जाएगा? फिर कहां से लिया जाएगा भाई? सर वो जो कल आपने टेबल लिखवाई थी, ये यहां से, इसमें लिखा है बीम के लिए, इसमें लिखा है बीम के लिए माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए कितना है भाई? कितना है? 25 mm है 25 mm। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? यहां से आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहां से कितना? 25 mm। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 25 mm हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर कवर फॉर, हाँ, क्लियर कवर इन मॉडरेट एक्सपोजर, क्लियर कवर इन मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए कोई कॉलम बीम स्लैब कुछ लिखा है क्या? उसके अंदर कॉलम बीम स्लैब कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा, नहीं लिखा सर। तो यहां से मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन का 30 mm लेकर हम लोग यहां पर आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 30 mm। ठीक है, किसी को डाउट है? ठीक है भाई, किसी को डाउट है? क्लियर है सभी को? ठीक। नेक्स्ट, if structure foundation that is column and footing, structure की foundation का पूरा part column and footing are fully immersed in sea water, वो पूरी तरह से किसमें डूबा हुआ है? sea water में डूबा हुआ है। with M35 grade of concrete, और grade of concrete कितना है? M35 of concrete, cover could be respectively, मतलब पहले कॉलम फिर फुटिंग, रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब है जो पहले यूज हुआ हो, पहले कॉलम फिर फुटिंग, तो पहले कॉलम और फिर फुटिंग का कवर दिया होगा। तो कंडीशन देखते हैं यहां पर क्या क्या दिया है। फुल्ली इमर्स्ड इन सी वाटर, इमर्स्ड इन, फुल्ली इमर्स्ड इन सी वाटर। देखो भाई,
क्या लिखा है यहां पर, ये देखिए पिंक कलर से क्या लिखा, फुल्ली इमर्स्ड इन सी वाटर। किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, सीवियर के अंदर आ रहा है, आ रहा है भाई सीवियर के अंदर। फुल्ली इमर्स्ड इन सी वाटर किसके अंदर आ रहा है, सीवियर। तो हम तुरंत चले गए सीवियर की तरफ पर। अब उसने कहा कॉलम और फुटिंग, कॉलम और फुटिंग, अरे सर कॉलम फुटिंग की बात चल रही है यहां पर, एक काम करते हैं यहां चले जाते हैं। पर मैंने आपको बोला था कि कॉलम फुटिंग के अंदर पर सीवियर के बाद से कंडीशन सेम ही हो जाती है, लेकिन फिर भी यहां आते हैं, यहां आते हैं और सीवियर के अंदर पर देखते हैं 45 और 50 और वो ऑप्शन लेकर आगे बढ़ जाते हैं, है ना, वो ऑप्शन लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। और यहां पर फिर हम आंसर रख देते हैं क्या, 45 और 50, और हमें लगता हुआ देखने को मिलता है कि ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ गए हम, लेकिन यही गलती कर रहे हैं। यहां क्या गलती कर रहे हैं कि उन्होंने ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दे रखा है, कितना है M35, ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी कितना दे रखा है M35। अपन ने एक आंसर करेक्ट कर चुके थे, ये दोनों का तो पता था कि सर 25 mm कॉलम का होता है लेकिन 40 mm फुटिंग का नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। सर 45 mm फुटिंग का नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। इन दो ऑप्शन को तो वैसे ही इनकरेक्ट कर दिया अपन ने, ऑप्शन एलिमिनेशन से, है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन से अपन ने इन दोनों को वैसे गलत किया कि सर फुटिंग तो 45 होती नहीं, फुटिंग का मिनिमम 50 mm होता है, और यहां दोनों केस उसी वजह से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। अब इन दोनों में अपन ने पता किया तो ये वाला पॉइंट तो सही होता हुआ मिल रहा है, क्योंकि हमने इसे पढ़ा ही है। कहां पढ़ा भैया, ये जो कल डेटा लिखवाया था SP34 का, यहां पर लिखा है कि सीवियर में कॉलम का 45 और सीवियर में फुटिंग का 50 mm का होता है, लिखा हुआ है, क्लियर है। तो हमने कहा कि कॉलम का 45 और फुटिंग का 50, ये सही हो गया। लेकिन M35 ग्रेड के कंक्रीट के लिए आपको मैंने लिखवाया था इन सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, हाँ हमारा भी केस सीवियर का, इन सीवियर एक्सपोजर कंडीशन इफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M35 और मोर, यदि M35 और मोर, हमारा तो M35 है, उसके लिए क्या बता रहा है, देन कवर में भी रिड्यूस बाय 5 mm, कवर रिड्यूस किया जा सकता है 5 mm, है ना, कवर रिड्यूस किया जा सकता है 5 mm। तो इसीलिए यहां पर अब आप कहोगे सर आपने बोला थोड़ी ना, कंपलसरी थोड़ी ना है कि 5 mm का रिड्यूस होगा कवर, आपने बोला ही नहीं है सर कि 5 mm का कवर रिड्यूस होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन डी है। सी इज ऑल्सो करेक्ट बट डी इज मोर ओवर करेक्ट। ज्यादा करेक्ट आपके पास पर कौन सी है, डी ऑप्शन है, दैट्स वाई डी ऑप्शन करेक्ट मानी जाएगी। ये याद रखे, दोनों ऑप्शन मैंने इसलिए बनाकर दिया आपको, एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तब उस टाइम पर आप सोचते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि नहीं वो तो 45 का 40 हो जाता है, कोड ने बोला ही नहीं है कि हो ही जाएगा, कोड कहता है कर सकते हो, तो सर नहीं करना मुझे, आपने सोच लिया कि नहीं करना, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि ये 45-40 हो सकता है, तो ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है M35 के लिए। सर M35 नहीं लिखा रहता तो ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन गलत ही रहता, सही होता ही नहीं वो। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ ठीक है। अब आप में से कोई कहेगा सर 5 mm रिड्यूस होगा ना, सर आपने कहा कि 5 mm रिड्यूस होगा, तो 5 mm रिड्यूस आपने सर कॉलम को ही क्यों किया, फुटिंग को क्यों नहीं किया? फुटिंग को इसलिए नहीं किया मेरे हीरो, यहां पर देखो फुटिंग का मिनिमम कवर ही कितना होता है, फुटिंग का मिनिमम होता ही कितना है, कितना होता है मिनिमम सर 50। कॉलम का मिनिमम 45 होता है 40 होता है, कॉलम का मिनिमम 45 होता है या 40, ये 40 होता है 45 होता है सर 40 होता है। कॉलम 40 से कम नहीं हो सकता, फुटिंग 50 से कम नहीं, बीम 25 से कम नहीं और स्लैब 20 से कम नहीं, लेकिन 20 से कम हो सकता 15 से तो कम होगा ही नहीं। तो यहां पर आप ध्यान से समझे, यहां पर आप ध्यान से समझे इस पॉइंट को कि फुटिंग जो है वो 50 से तो कम हो ही नहीं सकती। हां सर यदि आपकी फुटिंग 75 देना तो 75 से कम तो हो सकती है, हाँ 75 से कम हो सकती है, 75 से कम करते करते उसको 50 तक लेकर आ सकते हो, लेकिन हाँ स्पेशल कंडीशन जरूरी है, स्पेशल कंडीशन जरूरी है, स्पेशल कंडीशन नहीं रही तो नहीं हो पाएगा, तब नहीं हो पाएगा। क्लियर है? क्यों नहीं हो पाएगा सर? स्पेशल कंडीशन नहीं है तो भी हम हमारा मन करे तो हम तो रिड्यूस कर सकते हैं ना सर, ऐसा कहीं थोड़ी ना लिखा है। तो यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है, द कवर कैन बी अल्टर, कवर कम किए जा सकते हैं या ज्यादा किए जा सकते हैं, क्या है इंक्रीज किए जा सकते हैं 10 mm और डिक्रीज किए जा सकते हैं 0 mm, मतलब कवर को रिड्यूस नहीं कर सकते आप until unless there is a special condition। आ रही है बात समझ में? अरे हीरो लाल आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? बताओ जल्दी जल्दी।
ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि मैंने एक डाउट क्रिएट किया आपके माइंड में एक क्वेश्चन से, और उस डाउट को सॉल्व भी करने की कोशिश किया अपन ने। क्लियर है? इस क्वेश्चन की तरह आपको पता रहना चाहिए एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज, ये देखा जाए तो ज्यादा करेक्ट है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जो अपन एमसीक्यू जिसे बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन चूज कर सकते, कोई एक ही करना है ना। तो आपके पास पर यहां पर दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो होगी वो करेक्ट होगी। ये तो गलत ही थी। ठीक है, यहां तक समझ आया सभी को? ये याद कैसे होगी? देखो क्या है, लाइफ में अपन ने बहुत सारी चीजें ऐसी याद रखी है। नंबर याद रखे हैं लोगों के, गाड़ी के नंबर याद रखे हैं लोगों के, है ना। चलती गाड़ी का नंबर याद रख लिया है ना। किसी ने नंबर दिया अपने को, हाथ में लिख कर दिया, अपन ने तुरंत हाथ में लिखा, हाथ से मिट गया तो अपन याद रख लिए, फिर भूले ही नहीं उस नंबर को। और जब ट्रू कॉलर पे जाकर देखा अपन ने तो कंपनी का नंबर बता रहा है ना। वैसा भी काम किया होगा। तो जब वो सब चीजें याद रख सकते हो, ये भी याद रख जाएगा। याद रखने के लिए सबसे सिंपल सी चीज है, प्रैक्टिस करो। इसी चीज को याद रखने का प्रैक्टिस करो, खुद से डिस्कस करो, अपने फ्रेंड से पूछो, वो तुमसे पूछे कि चल तू एक काम कर, तू मुझे ये वाला कवर तो बता, पीसीसी में ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा, एक काम बता मुझे पीसीसी का क्लियर कवर क्या होगा, पीसीसी में क्लियर कवर कितना होगा। तो उसको समझाना, हीरो पीसीसी में कोई क्लियर कवर नहीं होता, पीसीसी है वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसमें स्टील बार तो है नहीं। जब स्टील बार है ही नहीं तो लगाओगे क्या? अरे लगाओगे क्या, स्टील बार है ही नहीं तो कवर क्या आ गया, वहां का कवर है ही नहीं वहां पर। तो पीसीसी, व्हाट कुड बी द क्लियर कवर इन पीसीसी स्ट्रक्चर? 25 mm बीम बोल दिया, एक बीम तो होगी नहीं, वो बोल दिया व्हाट कुड बी द मिनिमम क्लियर कवर ऑफ पीसीसी स्ट्रक्चर, 20 mm, 25 mm, 30 mm, नन ऑफ दी अबव। आंसर है नन ऑफ दी अबव। हमको लगता है नन ऑफ दी अबव तो नहीं होगा सर, कुछ तो होगा, इतने सारे सर ने डेटा लिखा है तो एक तो होगा। अरे क्वेश्चन ध्यान से देखो, पीसीसी लिखा है। तो इसीलिए अपने फ्रेंड से ना कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछो जो आपको लगता है ये नहीं बता पाएगा, और अपने ऐसी फ्रेंड से इस तरह से आप डिस्कशन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, आप में से कोई पूछ रहा है सर रिवीजन की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि ये तो पता है कि भैया आप लैब में नहीं बने है ना, अभी के आप जीव नहीं हैं, आपको इस दुनिया में आए हुए 20-22 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए। तो आप लोगों को ना प्रोग्राम नहीं किया गया है एक ही तरह से, आप एक ही तरह के प्रोडक्ट नहीं हो, आप सभी लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हो, सभी की सोच अलग है, सभी का फ्यूचर का डेस्टिनेशन भी अलग है। आज सोच जरूर एक है कि एसएससी जेईई एग्जाम निकालनी है, लेकिन फ्यूचर का डेस्टिनेशन ये नहीं है। हो सकता है कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाए, हो सकता है कुछ 2 साल के बाद ही इतना ज्यादा घूस खा ले कि वो जेल चले जाए, है ना। हो सकता है कुछ सिविल इंजीनियर यहां करने के बाद हो सकता है एएस निकाल ले आप में से कोई, कुछ भी हो सकता है। सो आपकी सोच जो है वो सबकी अलग अलग है, तो सबका पढ़ने का तरीका जो होगा वो वही होना चाहिए जो आपको सूट करे। ये नहीं कि मैंने एक आपको गोली दे दिया रामदेव बाबा टाइप की, भाई ये वाली ले लो तो कोई भी बीमारी हो पूरा फायदा होगा इसमें, है ना, और फिर एक आंख बंद कर बोल रहा हो करने से होगा, और लास्ट में बोलूं मैंने तो आंख मारा था, है ना। वैसा भी कंसेप्ट नहीं है, सबका तरीका अलग अलग होगा। आई एम नॉट सेइंग कि टॉपर का तरीका अपनाओ, क्योंकि टॉपर का तरीके से टॉपर आ चुका है, वो टॉपर एक ही है ना यार, लेकिन उसके बाद भी तो लोगों का सिलेक्शन हुआ। मेरा तरीका जो रहता है वो रहता है रिपीटेटिव पढ़ना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको ये जरूरी नहीं है कि आपका नॉलेज कितना है, फिलहाल में ये ज्यादा जरूरी है कि आपका एप्टीट्यूड कितना अच्छा है और आपने रटी कितनी सारी चीजें, यही आपका फिलहाल में सोच पूछी जा रही है। आप एएस का इंटरव्यू देने जाओगे तो सोच भी देखी जाएगी, पर इंटरव्यू तो है नहीं यहां पर। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग आपको रिपीटेटिव पढ़ना है। एक सब्जेक्ट जैसे आरसीसी चल रहा है तो उसका पिछला जो भी सब्जेक्ट हो, टॉस हो, फ्लूइड हो, सोम हो, कोई भी हो, उस सब्जेक्ट को धीरे धीरे पढ़ते चलना है। और जब तक आरसीसी खत्म होगा वो सब्जेक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए। और खत्म कब होता है सब्जेक्ट? जब वो पूरे टॉपिक भी पढ़ लिए जाए और उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिना कॉपी बुक ओपन किए। जब कभी आप इस आरसीसी सब्जेक्ट को ओपन करें तो देखें हाँ अब याद आ रहा है सब, वैसा नहीं करना। क्योंकि क्या होता है ना, आपका मोबाइल पर आप देखते हैं, मोबाइल पर क्या करते हैं, मोबाइल पर यदि मेरा नंबर आपके मोबाइल में स्टोर हो और मैं कहूं कि यार आपने किसी से पूछा कि यार सर का नंबर हाँ लास्ट में 669 था, 669 आपने डायल किया ना तो मेरा नंबर आ जाएगा। मोबाइल क्या करता है, रिकॉल कर लेता पुराने डेटा से।
वैसे माइंड भी है, माइंड के बेसिस पर तो मोबाइल में अपडेट डाली गई है। तो जब भी आप किसी कॉपी को, अपने नोट्स को ओपन करते हैं और उस नोट्स को देखते हैं तो आपको याद है, हाँ सर ने कवर बताया था, हाँ अभी देखो ना आगे चल के वाला पॉइंट आएगा, सर ने ये भी कहा था, हाँ सब याद आ रहा है। कॉपी बंद करते सब खत्म, कॉपी बंद करते सब खत्म हो जाता है। जब कॉपी घर में छोड़कर जाते हैं, एग्जाम हॉल जाते हैं, तो पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर आ गया है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ना हम ना जब भी पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ ओपन है ही सामने, और पढ़ते जा रहे हैं उसको देख देख कर, और जब बंद होता है तब वो याद नहीं रहता। तो इसलिए मेरा सजेशन आप लोग को यह है कि जब भी जो चीज पढ़े, है ना, जब भी जो चीज पढ़ ले उसको ऐसा पढ़ ले कि हाँ ठीक है यार पढ़ लिया। सर ने क्या बताया था, सर ने क्लास स्टार्ट किया था कंक्रीट से, ठीक है, कंक्रीट में सर ने ये लिखा, खुद लिखो, एक रफ पेपर में लिखो, सर ने ग्रेड ऑफ कंक्रीट इतने टाइप के होते हैं, रफली पढ़ो, रफली, हाँ अच्छा ये था, ये चीजें सर ने पढ़ाई थी, रिवाइज कराया था, रिवाइज किया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 2 तरीके से निकालना बताया था सर ने, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, अच्छा ये फॉर्मूला था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थी, मैंने तो क्वेश्चन भी पूछा था उस टाइम, सर ने बताया नहीं था वाला क्वेश्चन, अच्छा बाद में बता दिया था क्वेश्चन, वो सब चीज लिखते हुए चलो। वहां पर क्या होगा, फिर उस रफ पेज को फिर आपकी जो कॉपी उससे मैच कराओ, देखो कि आप में और आपकी कॉपी में कितना डिफरेंस है, आप पढ़कर जाते हैं और कितना याद रह पाता है, कितना होल्डिंग कैपेसिटी है, ग्रैस्पिंग पावर कितनी है और कितनी देर तक के लिए है। इससे अपने आप का अंदाजा होगा कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना याद रख सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं सभी की प्रोग्रामिंग एक जैसी नहीं है, सभी का ग्रैस्पिंग पावर अलग अलग है, सभी का पढ़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ रात में पढ़ रहे, कुछ दिन में पढ़ रहे, कुछ दिन रात पढ़ रहे, कुछ याद नहीं हो रहा है, कुछ दिन रात पढ़ रहे, ऐसा घर वालों को लग रहा है, वो कुछ और ही कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, पहले तो अपने आप को ये समझो कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और कितना याद रह रहा है। मैंने सर एक बार दिन में पढ़ा, 3 दिन तक मैं लिख रहा हूं, उसको भूल ही नहीं रहा हूं, तो सर मेरी तो पावर अच्छी है, ग्रैस्पिंग पावर, ये समझ में आ रहा, मतलब मैं कम पढ़ूंगा लेकिन ऑप्टिमम कम पढ़ूंगा, लेकिन जितना पढ़ूंगा ना वो याद रहेगा मुझे, ये पता तो चलेगा। आ रही बात समझ में आप लोग को? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होगा कि क्लास तो आरसीसी की हो जाएगी खत्म, आप लोग आरसीसी पढ़ भी लोगे, आरसीसी खत्म हो जाएगा, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, एक नया फैकल्टी आपको नए सब्जेक्ट पढ़ाते हुए खत्म भी करा देंगे सब्जेक्ट। एक दिन आपका कोर्स हो जाएगा और उस दिन आपको लगेगा अरे यार 12 सब्जेक्ट थे, याद तो एक भी नहीं है, पूरे टोटल मिलाकर देखा जाएगा तो 50 पेजेस नहीं लिख सकता हूं मैं, और ये एग्जाम कैसे क्लियर करूंगा मैं, जिसमें इतने सारे स्टूडेंट है और एग्जाम की पोस्ट कम होती जा रही है और स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो याद रखिएगा, हमेशा जब भी पैंडेमिक जैसी चीजें आई हैं दुनिया में, जब भी पैंडेमिक जैसे 1820 में आया हो या फिर आपके 1920 में आया हो, उसके बाद ना इकोनॉमिकली बड़ा बूम देखने को मिलता है कि इकोनॉमिकली कंट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि लोग सब हार चुके हैं, अब लोगों को जीतना ही है। जब लोग हार चुके हैं, जीतना ही है ना, तो पूरी मेहनत लगा देते हैं वो, जब पूरी मेहनत लगा देते हैं ना, तो पूरी कंट्री के लोग जब मेहनत लगाएंगे तो कंट्री का जीडीपी बहुत तेजी से आगे जाएगा। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो हमारी पढ़ाई से मतलब है, तो हमारी पढ़ाई से ही बात कर रहा हूं। हमारी पढ़ाई से ये है कि इस टाइम पर स्टूडेंट किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, स्टूडेंट अपनी स्किल इंप्रूवमेंट में फोकस कर रहे हैं। सर मैं अनएम्प्लॉयड हूं, लेकिन अनएम्प्लॉयड में सबसे अच्छा अनएम्प्लॉयड हूं, जब भी लिया जाएगा मुझे ही लिया जाएगा। ऐसी क्वालिटी आपको डेवलप करनी है। ऐसी क्वालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप पर, और वो कैसे, अपनी स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको कभी पूछा जाए किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, आपको सब कुछ पता है, तो एग्जाम क्यों नहीं सिलेक्ट करेगा आपको? और आप सिर्फ अपने घर वालों की वजह से कि एग्जाम की तैयारी कर लो बेटा, या आपको लगा कि मैं एक दिन गवर्नमेंट इंजीनियर बनूंगा, वो रेड वाली बत्ती वाली गाड़ी में मैं भी जाऊंगा, उसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया, तो गलत है। आपको अपने लिए पढ़ना पड़ेगा। जब तक कोई आदमी आपको ये समझ जाओ कि जब तक बेइज्जती नहीं सहोगे ना, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि अभी तो अपन अपने लाला लैंड में घूम रहे हैं, अपने को लग रहा है कि हाँ मुझको तो ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को जानो, क्या जरूरत है, कैसे जरूरत है, अपने आप को पढ़ने की, क्या फॉर्मूला मेरे लिए अच्छा है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, समझ आ रही बात? और एक सब्जेक्ट के साथ मैं ऐसा पढ़ता था, जब मैं एग्जाम क्लियर किए थे तब मैंने, उस टाइम पर मैं ऐसा पढ़ता था कि मैं साथ ही साथ एक दो तीन सब्जेक्ट के एक दो टॉपिक डेली पढ़ता था। जैसे दिन में सुबह दोपहर शाम तीनों टॉपिक अलग अलग पढ़ता था। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में तीनों टॉपिक को रिवाइज करता था, उसके क्वेश्चन करता था, फिर दूसरे दिन का दिन स्टार्ट करता था। लेकिन जब तीसरे या चौथे दिन जब पहुंचता था तो पहले दूसरे दिन जो पढ़ा है उनको वापस से रिवाइज करके क्वेश्चन करता था, कहीं पीछे से गायब तो नहीं हो रहा है। मेरे को डर रहता था, मेरे को लगता था कहीं मुझसे गायब हो जाएगा, हालांकि नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे 1 महीने के बाद पता चल गया कि हाँ मुझे पढ़ी हुई चीजें याद रहती है, अब मुझे कैसे पढ़ना है। क्लियर है बात?
चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ को कैसे निकाला जाता है? हाँ, उसका आंसर डी ही होगा। मिस्टर संदेव, अपना कंक्रीट आरसीसी अभी अपन 2-2 घंटे चल रहे हैं, फिर अपन 3-3 घंटे चलेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो टाइम का जिस दिन से 3 दिन होगा ना, उस दिन मुझसे पूछना तो मैं बता दूंगा, ठीक है? मानकर चले आप लोग 55 से 60 आवर्स तक अपना क्लास चलेगा, है ना? तो अपने आवर्स को कम करते चले जाओ, आपको दिन खुद ही पता चल जाएंगे। जिस दिन 3 घंटे हो जाएगा या 3.5 घंटे, उस दिन से अपने दिन और कम हो जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करते हैं। अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ निकाली जाती है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने पढ़ रखा है सर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हमने कौन सी स्ट्रेंथ को पढ़ रखा है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है हम इसको स्प्लिट टेंसाइल से याद रखेंगे, स्प्लिट टेंसाइल। इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को। इसमें डेटा वेटा याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रिक्स जो है ना यहाँ की, वो थोड़ा सा समझने की बात होगी। और कुछ चीजें जो मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, वो याद रखना है आपको, ठीक है? तो ये 4 तरह की स्ट्रेंथ है। इन चारों तरह की स्ट्रेंथ के बारे में आपको बात करनी है, चारों तरह की स्ट्रेंथ के बारे में आपको पढ़ना है, जिनमें से एक स्ट्रेंथ को हम पढ़ चुके हैं। कौन सी स्ट्रेंथ को पढ़ चुके हैं भैया, बताएंगे मुझे? कौन सी स्ट्रेंथ को पढ़ चुके हैं हम? सर हम पढ़ चुके हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। अरे पढ़े हैं क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को? बताइए, पढ़ लिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, है ना? पढ़ लिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद की बाकी की स्ट्रेंथ क्या। चलिए मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से स्टार्ट कर लेता हूं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या याद रखना, एकदम शॉर्ट में चीजें बता रहा हूं। शॉर्ट में इन द सेंस जितना याद रखना उतना ही बता रहा हूं, अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करना इसके अंदर पर। चलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अंदर पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? सबसे पहले चाहिए हमें स्पेसिमेन। स्पेसिमेन चाहिए, सैंपल चाहिए, बताइए। हाँ जी, स्पेसिमेन चाहिए, सैंपल चाहिए। मैं कट कर दूंगा भैया, सैंपल भी लिख सकता हूं, एस तो लिखा ही है, एम्पल लगाना इसके आगे। हाँ जी, स्पेसिमेन बोलूंगा ये सैंपल बोलूंगा, क्या बोलूंगा जल्दी बताओ? स्पेसिमेन ही बोलूंगा ना? हाँ सर, फिजिकल तो यही होता है, सैंपल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिमेन। 3 स्पेसिमेन का कॉम्बिनेशन कहलाता है सैंपल। तो सर सैंपल नहीं बोल सकते आप, क्लियर है? स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन है आपके पास पर क्या 150 इंटू 150 इंटू 150 mm का क्यूब। एग्रीगेट का साइज कितना होगा मैक्सिमम? 25 mm सर। चलिए मशीन कौन सी यूज करने वाले हैं हम? सर कोई भी यूज कर सकते हैं। कोई बोल रहा है सर मैंने यूटीएम यूज किया था कॉलेज में, सोम लैब में जाकर। कोई बोल रहा है सर मटेरियल टेस्टिंग लैब में जाकर मैंने सीटीएम यूज किया था। दोनों का आंसर सही है, ठीक है? रिजल्ट क्या आता है यहां से? सर एक क्यूब नहीं टेस्ट करते हम, नंबर ऑफ क्यूब टेस्ट करते हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स को टेस्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं हम? उसका एक रिजल्टेंट स्ट्रेंथ बनाते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं?
जिस स्ट्रेंथ को यूज करते हुए डिजाइन करते हैं, क्या बोलते हैं उसे? कंप्रेसिव या कैरेक्टरिस्टिक? बताइए कौन सी बोलते हैं उसे? कंप्रेसिव या कैरेक्टरिस्टिक? जल्दी जल्दी बताइए कौन सी बोलते हैं उसे? कंप्रेसिव या कैरेक्टरिस्टिक? बिल्कुल सही, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं सर। सबको याद है? जिसको याद नहीं है घर वालों को बोलो कि चाय बनाकर पिलाए एक, क्योंकि पुराना डेटा लैप्स होता जा रहा है ना। तो यहां से क्या मिलता है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसे डिनोट के सिंबल से करते हैं अपन FCK, है ना। चलिए, तो ये हमने पढ़ रखा था। ओके, नाउ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद हम बात करते हैं दूसरी स्ट्रेंथ के बारे में, दैट इज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल या फिर दूसरा नाम है इसका बेंडिंग स्ट्रेंथ, या फिर इसका नाम है बेंडिंग, या फिर इसका नाम है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगेन आई एम सेइंग, टेस्ट कैसे परफॉर्म हो रहा है ये जानना हमारी जरूरत नहीं है। ये बीएमसी में सर ने बता दिया तो बहुत अच्छा, नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं काम नहीं आएगा। नहीं सर मुझे तो जानना है, इसको टेस्ट को जानकर ही रहूंगा मैं, तो कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो पहले टेस्ट के डेटा याद रख लो, उसके बाद होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। चलिए, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को पता करने के लिए स्पेसिमेन, स्पेसिमेन है 150 क्रॉस 150 इंटू 700 mm में है, ठीक है। मशीन CTM या फिर UTM कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पर रिजल्ट जो आता है, यहां से रिजल्ट आता है आपके पास पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं हम इसे। टेस्ट का नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, चलिए इसके बाद लिख दूंगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, या फिर जनरली इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बीम के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेंथ को डिनोट करने का सिंबल क्या होता है हमारे पास पर? बताया था मैंने क्या होता है? FL फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, या फिर क्या बोलो उसे? F स्ट्रेंथ का नाम कौन सी लिखा था? बेंडिंग, FB बोलो इसे, चलेगा। ज्यादातर फेमस जो है वो लिखते हैं FT टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, is equal to 0.7 रूट FCK, 0.7 रूट FCK। मतलब यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं निकाली जा सकती तो वो भी नहीं निकाली जा सकती। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि ऑल दी डिफरेंट स्ट्रेंथ, इंपरमिएबिलिटी, स्ट्रेसेस, ऑल आर डिपेंडेंट ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इसलिए पहले पढ़ लिया था क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लियर है बात? टेस्ट का नेम लिख देता हूं। टेस्ट का नेम जो है दैट इज 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट टेस्ट। दो तरह के किए जाते हैं टेस्ट, और नहीं है, एंड है, मतलब 2 पॉइंट भी टेस्ट किया जा सकता है और 3 पॉइंट भी टेस्ट किया जा सकता है।
ये है स्ट्रेंथ, ये आप लोग को याद रखना है। कैसे परफॉर्म होता है टेस्ट उसके बारे में अपन समझेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्या है भैया? थर्ड है आपके पास पर स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट में क्या है आपके पास पर? स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट में क्या है? सबसे पहले अपन लिखते हैं टेस्ट का नाम, इसे बोलते हैं स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। स्पेसिमेन है आपके पास पर, सिलेंडर है तो लेंथ है इसकी 2 to 3 टाइम्स ऑफ डाया, और डाया जो है दैट इज 150 mm, मतलब 300 से 4500 mm का हो सकता है स्पेसिमेन की लेंथ। मशीन कौन सी है? इसमें बायएक्सियल कंप्रेशन होता है, दैट्स वाई मशीन सिर्फ यूटीएम ही इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि सीटीएम सिर्फ यूनिएक्सियल कंप्रेशन लगाती है और ये बायएक्सियल लगाती है, बायएक्सियल भी लगा सकती है। मशीन के अलावा हम बात करते हैं रिजल्ट। रिजल्ट क्या मिलता है यहां से? रिजल्ट मिलता है आपको स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका नाम भी आप टेस्ट की जगह स्ट्रेंथ ही रखें। इसको डिनोट करने का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एफ, स्ट्रेंथ को डिनोट करने का। स्प्लिट है तो एस पी टी के नाम से लिखा जाता है, या एस स्प्लिट भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, स्प्लिट भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू, अब ये कितना है आपके पास पर 0.67 ऑफ एफ एफ एल या फिर अब थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है ये कितना है आपके पास पर 0.67, 67% ऑफ एफ टी, मतलब इसी को डिकोड करें अपन तो 0.67 इंटू एफ टी खुद कितना होता है 0.7 रूट एफ सी के। इनको मल्टीप्लाई कर एक वैल्यू आ सकती है ना, आ सकती है कि नहीं आ सकती है? तो कभी आपको बोला जाए कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो कितना होता है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर निकाल सकते हो यहाँ से। अरे निकाल सकते हो भैया, है ना, निकाल सकते हो ना। चलिए, तो वो लिखा रहा है तो ऐसा नहीं कि वो गलत है। रूट ऑफ एफ सी के का कितना टाइम्स है तो वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, तो ये ध्यान रखना है कि ये तो क्वेश्चन है, बेसिक सा कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है? स्प्लिट हो गया, अब होता है डायरेक्ट टेंशन, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, टेस्ट कैसे परफॉर्म हो रहा है उससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है अभी, मतलब हमें सिर्फ उससे है कि उनके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, डेटा क्या आ रहे हैं, उनका कंपैरिजन थोड़ा सा याद रखना है। क्योंकि चलिए, टेस्ट का नाम है डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, डायरेक्ट टेंशन टेस्ट। स्पेसिमेन है 150 क्रॉस 150 इंटू 700 mm की बॉइड है ना। मशीन
सिर्फ यूटीएम, क्योंकि इसमें बाइएक्सियल टेंशन देना होगा। रिजल्ट, इसका रिजल्ट है आपके पास पर, कौन सी स्ट्रेंथ आती है? डायरेक्ट टेंसाइल, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसे डिनोट करने का सिंबल है FDT। दिस इज 0.5 to 0.63 टाइम्स ऑफ FT। इसका कितना परसेंट? 50 से 63। कभी भी पूछा गया तो आपको कितना बताना है कि मिनिमम ही मिलेगी। कभी भी पूछा गया तो आप हमेशा मिनिमम कोट करिए। कितनी हो जाएगी वो? 0.5 टाइम्स ऑफ F। हमेशा ये बताएं, हमेशा। तो रेंज इसकी ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब देखिए, ये कम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा और ये सबसे ज्यादा। क्लियर है? तो सबसे पहले इनके टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, है ना, और किस तरह से किया जाता है इस टेस्ट को, वो सब चीजें बात की बात है। समझे नहीं, पढ़े नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पहले समझ में आना चाहिए। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इधर की, उसके बाद इधर की। तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कुछ नोट पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर नोट पॉइंट? FCK is greater than FT is greater than F split is greater than FDT। क्लियर है? कंप्रेसिव फ्लेक्सर से ज्यादा फ्लेक्सर, स्प्लिट से ज्यादा स्प्लिट, डायरेक्ट टेंशन से ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ of RCC is taken from, कहां से लिया गया है? taken from flexural strength test। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट से आरसीसी में फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट से लिया गया है क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ लिया गया है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ PCC could be considered from split strength test। स्प्लिट स्ट्रेंथ टेस्ट से जो आपके पास पर आई है स्ट्रेंथ, उसी को अपन पीसीसी में टेंसाइल स्ट्रेंथ मान सकते हैं। पीसीसी में और ये आरसीसी में, ये डिफरेंस है। तो आरसीसी में यहां से लिया गया है। क्यों लिया गया है ना, क्यों लिया गया है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। क्या बोल रहे हो भाई? कौन सा, क्या लिखना है भाई? क्या लिखना है? अरे भाई अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन मतलब स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगा।
तो ये नोट के पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखना है आप लोग को। क्लियर है बात? अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अपना एग्जाम क्वेश्चंस वाला है, नोट्स वाला नहीं है कि नोट्स किसके अच्छे बने। क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, है ना? क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहाँ से, सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है यहाँ से, रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ। रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ, रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ मतलब उन्होंने बोला, एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल दिया, उसने पूछा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशो ये कंप्रेसिव नहीं, फ्लेक्सर का करता हूं इसको। क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ का रेशो स्प्लिट स्ट्रेंथ के साथ कितना होगा। ऑप्शन में दे रखे हैं 4। फ्लेक्सर का वैल्यू क्या होगा, 0.7 रूट FC के। स्प्लिट का कितना होगा, 0.67 इंटू 0.7 रूट FC के। यही होगा ना, ये तो कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया, 1/0.67। मतलब क्या हो गया, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1, अरे होगा कि नहीं भैया, ग्रेटर देन 1? हाँ होगा सर। इसी को उल्टा कर कर पूछ लिया तो आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। अरे होगा, होगा ना। चलिए, उन्होंने कहा कि इसी क्वेश्चन को और चेंज कर देते हैं अपन। उन्होंने कहा कि M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए यही रेशो क्या होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगा M25 से, क्योंकि रूट FC के तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा। लेकिन यही पूछ लिया उनने किसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और यही पूछ लिया उनने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और FT के बारे में। तो क्या हो जाएगा आपके पास पर, FC के अपॉन FT कितना होता है, 0.7 रूट FC के। मतलब 25 अपॉन 0.7 इंटू 25 का रूट, दैट इज 5 सॉल्व करेंगे, 5 से ज्यादा ही आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से यहां से रेशो वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है? अरे बाबा ठीक है क्या? है ना? चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है यहां से वो है आपके पास पर डायरेक्ट स्ट्रेंथ ही पूछ ले। डायरेक्ट स्ट्रेंथ पूछ लिया, वो तो याद रहेगा, है ना। एक और टर्म पूछी जा सकती है यहां से, रेशो पूछ लिया, डायरेक्ट स्ट्रेंथ, और फिर है आपके पास पर डेटा बेस्ड। इनमें से कोई भी डेटा पूछा जा सकता है, कौन सा टेस्ट है, कैसे, क्या नाम है उस टेस्ट का, वो पूछा जा सकता है। कैसे करते हो तो कभी पूछा नहीं जा सकता, ये प्रोसीजर कभी कोई काम का नहीं रहता। तो यहां से इस तरह के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग को ये जब भी पढ़ना है ना, तो उसको रटना नहीं है, इसको इनसे और इनसे कोई मतलब नहीं है इतना पूरा पढ़कर। अपने को इन 3 तरह के टॉपिक से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या मैंने वो पूरे पॉइंट जहां से क्वेश्चंस बन सकते हो कवर कर लिए तो टॉपिक कवर है, कवर नहीं किया तो टॉपिक 4 बार पढ़ लो, रट लो, कोई मतलब नहीं है। टॉपिक पूरे नोट्स याद रहे जिस स्टूडेंट को, और जिस स्टूडेंट को याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूरे बनते, तो जिसको क्वेश्चन पूरे बनते उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो याद रहे ना रहे कोई मायने नहीं रखता, आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मायने रखता है। तो इसलिए जब भी पढ़े तो थोड़ा कौतूहल की दृष्टि से पढ़े, थोड़ा सा ना आप इस तरह से पढ़े कि यहां से क्वेश्चन बनेगा कैसे यार, कैसा क्वेश्चन बन सकता है ना, उस तरह से। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आज का पार्ट आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन चलकर अभी।
चलिए, तो कल के पार्ट से अपन आगे बढ़े थे, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करिए। स्लाइड 1, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हाँ ले लो यार, मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन कोई यदि नहीं कर पाए किसी दिन तो ऐसे कर ही दूंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। बुक्स आप जो भी मार्केट में मिल रही है वो बुक्स यूज कर सकते हैं। कोचिंग से आपको जो बहुत सारे क्वेश्चंस वाली बुक मिली होगी, उस बुक को तो जरूर सॉल्व करिएगा, काफी अच्छी बुक है वो, उसमें काफी जगह के क्वेश्चंस है ना। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है आरसीसी का कोई भी क्वेश्चन, तो मुझसे पूछना जरूर है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए साथ में। सेवंथ स्लाइड, ये लो भैया 7th स्लाइड। ऋषिकेश हो गया। 6th चाहिए भैया, ये लो 6th। ठीक है, ओके। चलिए, सो आज का क्लास अपन करते हैं यहीं पर खत्म, और कल मिलेंगे, और कल हम और भी कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल, और कल पढ़ते हैं यहाँ से स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप और इन्फ्लुएंस ऑफ शेप एंड साइज कॉलम के अंदर पर, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए सेफ रहिए और खुश रहिए।